ये बात है मिड 1950s की। एक शख्स जिसका नाम डेविड फुलर था, उसकी पैदाइश होती है इंग्लैंड के पोर्ट्समथ नाम के इलाके में। डेविड फुलर शुरू से ही कुछ अजीब था। जब स्कूल में ये पढ़ता था तब यहाँ पर इसने कई बार बाइक्स को चुराया। पढ़ने में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। कई बार ये बाइक्स चुराता, कई बार ये प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करता, उनमें आग लगा देता। और जब स्कूल पढ़ने के दौरान इसने कई क्राइम किए। लेकिन जैसे इसकी स्कूलिंग ख़त्म होती है उसके बाद ये एक इलेक्ट्रिशियन बन जाता है, मैकेनिक का काम करता है एज एन इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक। और ये ब्रिटेन की नेवी में कई समय तक सर्व करता है। इस दौरान इसके खिलाफ लगभग 26 बार चोरी के आरोप लगे। 26 बार इसने अलग अलग चीज़ें चुराई, लेकिन इसके खिलाफ कोई पुलिस मुकदमा दायर नहीं हुआ, कोई पुलिस ऑफेंस इसके नाम से नहीं था अनटिल दिसंबर 2020। और दिसंबर 2020 में एक डीएनए रिपोर्ट आती है और उसके बाद से सब कुछ बदल जाता है। अब यहाँ से हम कहानी के दूसरे पार्ट पर आते हैं। 1986 का सन। दो लड़कियाँ, एक का नाम था वेंडी नेल और दूसरी का नाम था कैरोलिन पियर्स। एक की उम्र थी 20 साल, दूसरी की उम्र थी 25 साल। इन दोनों की लाश मिलती है टोंट ब्रिज नाम के इलाके में। टोंट ब्रिज नाम के जब इलाके में इन दोनों की लाशें मिलती है, इनका चेकअप किया जाता है तो पता चलता है कि इनके साथ पहले रेप किया गया, उनके बाद इनको मर्डर करके झाड़ियों में फेंक दिया गया। जब लाशों को डीएनए सैंपलिंग की जाती है तो उस समय ब्रिटेन में शुरू में उन्होंने डीएनए सैंपल रखना शुरू किया था, ताकि इनसे इन केस अगर इन फ्यूचर कोई डीएनए मिलता है तो उससे पुराने केसेस की जड़ का पता लगाया जा सके कि कहाँ से इन केसेस की शुरुआत हुई, इनका क्रिमिनल कौन था। एक बेसिकली एक क्रिमिनल डेटाबेस रखा जा सके। तो वेंडी और कैरोलिन पियर्स, इन दोनों के साथ जो रेप हुआ, तो रेप के दौरान इनके डीएनए सैंपल, जो रेपिस्ट के डीएनए सैंपल थे, वो कलेक्ट कर लिए गए। लेकिन पुलिस कई बार हाथ पांव मारने के बाद भी इस डीएनए सैंपल वाले शख्स को पकड़ नहीं पाई अनटिल दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है किसी जुर्म में। तो जब पुलिस इस शख्स को गिरफ्तार करती है तो पुलिस पुराने डेटाबेस से इस शख्स का डीएनए सैंपलिंग मिलाती है। अब यहाँ पर जो वेंडी और कैरोलाइन पियर्स का जो केस था, उसमें जो मौका वारदात से जो डीएनए सैंपल मिले थे उसको भी इस शख्स के साथ मैच किया जाता है अलोंग विथ अदर सैंपल्स। तब पुलिस को आइडिया लगता है कि ये जो शख्स है, इसका डीएनए सैंपल है वो वेंडी और कैरोलाइन के मौका वारदात से जो मिले डीएनए सैंपल से लगभग 90% मैच कर रहा है। लेकिन 90% एक्यूरेसी इनफ नहीं होती किसी को एज ए कल्प्रिट ठहराने के लिए। तो पुलिस उससे पूछताछ करती है कि उसकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। तब ये शख्स बताता है कि उसके फैमिली में 4 मेंबर और हैं। जब पुलिस उन चारों मेंबर का डीएनए सैंपलिंग खंगालती है, उन चारों मेंबर का डीएनए लेती है और ये जो पुराना 1987 का जो डीएनए था उससे जब मैच करती है तो 3 शख्स का डीएनए हूबहू मैच नहीं होता। लेकिन एक शख्स जो आखिर में बचा हुआ था उसका डीएनए सैंपल हूबहू 100% मैच कर जाता है, जिससे ये चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि वो जो क्राइम हुआ था 1987 में वेंडी और कैरोलाइना के साथ, उसके लिए जिम्मेदार ये शख्स था जिसकी हमने शुरुआत में जिक्र की, 1950s के मिड में जन्मे डेविड फुलर की। अब डेविड फुलर की पर्सनल स्टोरी हम देखें तो 1950s में, जैसा कि मैंने बताया कि 1950s के मिड में इसकी पैदाइश हुई थी। 1972 में जब इसकी उम्र रही होगी लगभग 17 से 18 साल, तब इसकी पहली बार शादी हुई। 1972 में इसके 3 बच्चे हुए। उसके कुछ समय बाद ये जो शख्स है ये अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे देता है। अब ये आ जाता है टोंट ब्रिज नाम की जगह पर 1982 में, जहाँ पर ये एक औरत से शादी करता है जिसका नाम था सेली। सेली से डेविड फुलर का एक बेटा होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कई साल बीत जाते हैं, 17 साल हो जाते हैं। लेकिन तो 17 साल के बाद डेविड फुलर को इस चीज़ का एहसास होता है कि उसकी जो वाइफ है सेली, जिससे उसका एक बेटा भी है, उसका अफेयर
एक साइकिलिंग क्लब के मेंबर से है, जहाँ पर डेविड फुलर खुद साइकिलिंग करने जाता था। तो यहाँ पर आकर डेविड फुलर सैली को डिवोर्स दे देता है और इसके कुछ साल बाद वो कैंट नाम की जगह है, आपने सुना होगा, ब्रिटेन में कैंट नाम की जगह, वहाँ पर माला नाम की एक लड़की उससे शादी कर लेता है और अपना परिवार बसा लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मीनवाइल डेविड फुलर कैंट में ससेक्स हॉस्पिटल में जो वेल्स में है वहाँ पर जॉब कर रहा था, वो भी एज ए इलेक्ट्रिशियन। और कई बार ये मोर्चरी मुर्दा घर वहाँ पर भी काम देखता था, वहाँ पर भी एज ए मैकेनिक, एज ए इलेक्ट्रिशियन, और कभी छोटा मोटा काम होता तो ये वहाँ पर भी कर देता। तो पुलिस चाहती थी कि इसको अच्छे से घेरा जाए, इसकी तलाशी ली जाए, तफ्तीश ली जाए, सबूत जुटाए जाएं, कोई एविडेंस बचा ना रह जाए, ताकि इसको अच्छे से घेरा जा सके, उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाई जा सके। इस वक्त तक डेविड फुलर की उम्र हो चुकी थी 67 साल का था ये शख्स। तो इस सिलसिले में अब पुलिस जाती है डेविड फुलर के घर। जब पुलिस डेविड फुलर के घर जाती है, उसकी घर की छानबीन करती है, तो पुलिस को कुछ अजीब सी चीज़ें मिलती है। कुछ फ्लॉपी मिलती है, कुछ हार्ड ड्राइव मिलती है, कुछ हार्ड डिस्क मिलती है, सीडीज़ मिलती है, कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं, कुछ डायरीज़ मिलती है। लेकिन जब पुलिस इन फ़ोटोज़ को, इन डायरीज़ को, इन डिस्क को डिटेल में चेक करती है तो पता चलता है कि कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग फ़ोटोज़ हैं उनमें, कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोज़ हैं, जिसमें डेविड फुलर मुर्दा घर की मुर्दा औरतों के साथ सेक्स कर रहा है, उनके साथ वो इंटीमेट हो रहा है, उनकी आबरू लूट रहा है, उनका बलात्कार कर रहा है। क्योंकि ये जो औरतें हैं ये उसका किसी भी तरह से विरोध नहीं कर पा रही, मुर्दा क्या ही विरोध करेगा। तो डेविड फुलर की जो डायरीज़ हैं, उनके फ़ोटोज़ हैं, उनको देखकर पुलिस को हैरानी होती है कि किसी शख्स का जो मेंटल लेवल है, उनकी मानसिकता है, उनकी मेंटालिटी इस तरह की कैसे हो सकती है। तब पुलिस सोचती है कि इस केस को थोड़ा और डीप में एनालाइज किया जाए। तब वो फैसला करती है डेविड फुलर से इस बात की पूछताछ करने का। इस बीच एक बात और हैरत अंगेज तौर पर सामने आती है कि जब ये रेप हुए थे तो इसमें मैक्सिमम एज जो एक बुजुर्ग औरत की थी वो थी 99 ईयर्स, और मिनिमम एज एक लड़की की थी, छोटी बच्ची की थी, उसकी एज थी 9 ईयर्स। तो 9 साल से लेकर 99 साल तक किसी भी औरत को रेपिस्ट ने नहीं छोड़ा। हालांकि रेपिस्ट में कोई इमोशन आप क्या मान सकते हैं, लेकिन रेपिस्ट उम्र देखकर रेप नहीं करता। रेपिस्ट एक रेपिस्ट होता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि सामने वाले की उम्र क्या है। फिर मुर्दा लोगों से तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। जब कोई शख्स मुर्दा लोगों के साथ रेप कर सकता है तो जाहिर सी बात है वो एज फैक्टर देखकर तो रेप बिल्कुल नहीं करेगा। उसके लिए तो बॉडीज़ चाहिए उसको, चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो 9 साल की हो, चाहे 99 साल की। अब जब डेविड फुलर से डिटेल में इसके बारे में पूछा गया तो डेविड फुलर बताता है कि वो पहले लड़कियों को अपनी सेक्स का शिकार बना था, अपनी हवस का शिकार बना था, लड़कियों को, औरतों को, बच्चियों को, बुज़ुर्गों को, और उसके बाद वो उनकी डिटेल्स अस्पताल से निकालता, उनकी फ़ोटो, उनकी किस तरह से मौत हुई, पोस्टमार्टम में क्या आया, ऑटोप्सी में क्या आया, और ये सारी चीज़ें वो अपनी डायरी में नोट करता, फ़ोटोज़ निकालता, उनकी जो वीडियो बनाता उनके साथ सेक्स करते हुए वो अपनी फ्लॉपी में, अपनी डिस्क में, अपनी हार्ड ड्राइव में रखता। और आप खुद सोचिए एक पर्सन की क्या फैसिनेशन रही होगी डेड बॉडीज़ के साथ, उनके साथ सेक्स करने को लेकर किसी शख्स की क्या फैसिनेशन हो सकती है। ये मिसाल है इस केस की, डेविड फुलर की। अब यहाँ पर डेविड फुलर देखता है कि वो इस केस में फंस चुका है, माशरे में उसकी बदनामी होनी है, उसके ऊपर लोग लानत भेजेंगे, उसको कई तरह की बद्दुआएं मिलेगी और माशरे में उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रह जाएगी, और लोग जो भी देखेगा उसको गिल्ट भरी निगाह से देखेगा। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए वो वेंडी और कैरोलाइन पियर्स का जो कत्ल का इल्ज़ाम है वो कबूल कर लेता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस एक शख्स को 2 कत्ल के इल्ज़ाम में तफ्तीश कर रही थी, उसके ऊपर प्रेशर बना रही थी कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन फुलर ने कभी भी ये इल्ज़ाम कबूल नहीं किया। लेकिन जब पुलिस को इसके सीरियल रेपिस्ट होने की कहानी पता लगती है
उसके बाद उसके ऊपर सीरियल रेपिस्ट होने की तोहमत लगती है और उसको लगता है कि अब इससे उसके मुआशरे में इज़्ज़त घट जाएगी। तो यहाँ पर वो शख्स जो इन मर्डर को डिनाई करता रहा, खारिज करता रहा सिरे से, वो सीरियल रेपिस्ट ना कहलाने के चक्कर में अब उन कत्ल को एक्सेप्ट कर लेता है, इस उम्मीद में कि शायद इसके ऊपर इन कत्ल का इल्ज़ाम लग जाएगा तो वो एक सीरियल रेपिस्ट के इस तोहमत से बच जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब पुलिस उससे पूछती है इस डिटेल में कि ऐसा क्यों किया, और डिटेल में बताइए आपने कैसे किया और इसके पीछे आपकी फैसिनेशन क्या रही, तो बताता है कि जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया, इसके बारे में मुझसे डिटेल में ना पूछा जाए, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो एक शख्स जिसको पुलिस 2 कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना चाहती थी, वो शख्स एक सीरियल रेपिस्ट निकला। पुलिस इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और केस चलता है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ब्रिटेन में ये जो जुर्म था, मुर्दा घरों के साथ रेप करने का, उनकी आबरू लूटने का, उनका बलात्कार करने का, उसकी सज़ा है महज 2 साल। जबकि पाकिस्तान में जो आपने पहले कहानी सुनी होगी वज़ीरा के बारे में, तो उसको सारे के सारे केसेस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि अभी तक उसको सज़ा हुई नहीं है, लेकिन फांसी की सज़ा उसको सारों में सुनाई जा चुकी है। लेकिन डेविड फुलर है, इसको इस केस में सिर्फ 2 साल की कारावास सुनाई गई। और उसके बाद जो 2 कत्ल किए थे उसने, उस केस में भले ही डेविड फुलर को आजीवन कारावास ताउम्र कैद के पीछे रखने का हुक्म दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी डेविड फुलर के बारे में, जिसकी साइकी के ऊपर हैरानी होती कभी कभी कि कोई इंसान कितना गिर सकता है, इंसान की इंसानियत कितनी रसातल में जा सकती है। सोचने वाली बात है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए दिन, नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।